विद्यार्थियों, हम आनुवंशिकी के अंतर्गत आज आनुवंशिक गुणों का वहन करने वाली इकाइयाँ जो होती है धागेनुमा रचनाएं, जी हाँ, इन्हीं को कहा जाता है गुणसूत्र। आज हम गुणसूत्र की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले गुणसूत्र क्या होते हैं। अब ये गुणसूत्र सभी कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं और उलझी हुई, ये इस तरीके की उलझी हुई धागेनुमा रचना के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात कोशिका में हर समय हमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। ये सिर्फ कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में हम इन गुणसूत्रों का अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अर्थात गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली रचनाओं का वहन करती है और इन रचनाओं को कहा जाता है जीन्स। यानी ये जीन्स इन गुणसूत्र के ऊपर कहीं न कहीं पाए जाते हैं। आइए देखते हैं हम डायग्राम में। इससे पहले हम जानकारी लेते हैं कि सर्वप्रथम कोशिका के अंदर गुणसूत्र को किसने देखा था। तो सर्वप्रथम 1875 में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने इन गुणसूत्र को किसी भी कोशिका के अंदर देखा था। इसी तरह 1888 में वाल्डेयर ने इन्हें नाम दिया गुणसूत्र। यानी इससे पहले भी मेंडल के द्वारा मेंडल के प्रयोग किए गए, वहाँ पर भी गुणसूत्र शब्द आना था, लेकिन तब तक गुणसूत्र शब्द की खोज नहीं हुई थी। तो गुणसूत्र शब्द के स्थान पर तब तक कारक शब्द का उपयोग किया जाता था। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि गुणसूत्र कभी भी अकेले नहीं पाए जाते हैं, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। अब ये गुणसूत्र का जोड़ा ये कहलाता है एलील, इसको कहा जाता है एलील। अब देखिए एक गुणसूत्र की विस्तृत संरचना हम देखते हैं। देखिए ये गुणसूत्र के दो भुजाएं दिखाई दे रही है आपको कि प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर दो भुजाएं पाई जाती हैं। अब सबसे बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है, इस आवरण को कहा जाता है पेलिकल। गुणसूत्र के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण पेलिकल होता है। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है वो कहलाता है मैट्रिक्स। इसी के अंदर आरएनए, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अब देखिए गुणसूत्र की दोनों भुजाओं में इस वाली भुजा के शीर्ष पर, शीर्ष को कहा जाता है टीलोमियर। और ये जो टीलोमियर है ये ही कोशिका विभाजन के समय जब गुणसूत्र एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं तब उसको ध्रुवता, पोलैरिटी प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखिए गुणसूत्र के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर दो धागेनुमा रचनाएं दिखाई दे रही है। इन धागेनुमा रचनाओं को कहा जाता है क्रोमेटिड। ये देखिए अब प्रत्येक क्रोमेटिड भी दो पतली पतली धागेनुमा रचनाओं का बना होता है। इसको कहा जाता है क्रोमोनिमेटा। यानी मैट्रिक्स के अंदर दो धागेनुमा रचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्रोमेटिड कहते हैं और प्रत्येक क्रोमेटिड भी दो धागेनुमा रचनाओं का बना होता है जिसे क्रोमोमियर कहा जाता है। अब क्रोमोनिमेटा कहा जाता है और इन क्रोमेटिड के ऊपर ये उभरी हुई गोलाकार रचनाएं दिखाई दे रही हैं। इन उभरी हुई गोलाकार रचनाओं को ये देख पा रहे हैं आप, इनको कहा जाता है क्रोमोमियर।
और इन क्रोमोमीयर के अंदर ही, इन्हीं के ऊपर ही पाए जाते हैं आनुवंशिक गुणों को ले जाने वाली इकाइयां, जीन्स। और ये जीन्स ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का वहन करती है और इसी के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। अब गुणसूत्र दो भुजाओं से मिलकर बना होता है, तो गुणसूत्र की दोनों भुजाओं को जोड़ने वाली ये जो इकाई दिख रही है आपको, ये रचना दिख रही है, इसको कहा जाता है प्राथमिक संकीर्णन, या इसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। दोनों भुजाओं को जोड़ने वाले स्थान को कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक, अब सभी गुणसूत्रों में नहीं, केवल कुछ ही गुणसूत्रों के अंदर प्राथमिक संकीर्णन के अलावा कभी कभी आगे की ओर एक और संकीर्णन पाया जाता है और इसी को कहा जाता है द्वितीयक संकीर्णन। अब जिन गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है उन गुणसूत्रों को कहा जाता है सेट क्रोमोसोम। ये सैटेलाइट, ये जो बाहर की ओर ये वाली रचना है, ये कहलाती है सैटेलाइट। द्वितीयक संकीर्णन के आगे का भाग सैटेलाइट कहलाता है और जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट पाया जाता है उन्हें सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। अब मनुष्यों के अंदर 1, 10, 13, 16 और Y, ये 5 गुणसूत्रों के जोड़े ऐसे होते हैं जिनके अंदर द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है। नहीं तो जनरली 23 में से 5 को छोड़कर बाकी सभी गुणसूत्रों में सिर्फ 2 ही भुजाएं होती है। सिर्फ पहले 10वें, 13वें, 16 और Y गुणसूत्र के अंदर सैटेलाइट पाया जाता है। अब गुणसूत्रों को वाल्डेयर ने इन रंजकों के द्वारा रंगा या अभिरंजन, एसीटोकार्मिन, एसीटोआर्सिन और ये जो क्रोमोसोम है, ये एसीटोकार्मिन और एसीटोआर्सिन इन रंजक के प्रति प्रतिबंधुता प्रदर्शित करते हैं। अब ये गुणसूत्र क्या कार्य करते हैं? तो गुणसूत्र कोशिका को प्रदर्शित करते हैं, मतलब गुणों की अभिव्यक्ति को दूसरी पीढ़ी में ले जाकर अपने आप को व्यक्त करना, अभिव्यक्ति प्रेरित करना, ये गुणसूत्र का मुख्य कार्य होता है। इसी तरह आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य भी गुणसूत्र का ही होता है। इस तरीके से ये एक प्रारूपिक गुणसूत्र की संरचना है। संक्षिप्त में देखते हैं। गुणसूत्र के सबसे बाहर की ओर पेलिकल पाया जाता है, मध्य में मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में धागेनुमा रचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड भी 2 धागेनुमा रचनाओं क्रोमोनिमेटा का बना होता है, और गोलाकार उभरी हुई रचना क्रोमोमियर के ऊपर आनुवंशिक गुणों को ले जाने वाली इकाइयां जीन्स पाई जाती हैं। दोनों भुजाओं को जोड़ने वाला प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर कहलाता है, और कुछ गुणसूत्रों में दूसरा संकीर्णन भी पाया जाता है जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं, और ये सैटेलाइट पहले 10वें, 16वां, 13वां और Y गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है।